बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनसियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे के सिलसिले में आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ तक बात की थी कि ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं वो बैन है, और वोकेबलरी की मिस्टेक्स भी बैन है। बिल्कुल इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि स्कूल के स्पेलिंग देखें यहाँ पर कैसे लिखे हुए हैं। अच्छा, अगली बात मैंने ये की थी कि आई वो यू का यूज आपने नहीं करना ग्रामर में। इट कैन बी सेड, कह सकते हैं, सम क्रिटिक्स से कह सकते हैं, सम स्कॉलर्स ओपाइन कह सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई वाना गोना गोटा, ये इस किस्म की इंग्लिश जो है ना वो ऐसे में नहीं लिखी जाती, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। फॉर्मल ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है आपका। ये भी मैंने की थी कि सब्जेक्टिव नरेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये भी बैन है बिल्कुल। अच्छा, ये मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव नरेशन बैन है। असल में जो सैट के पेपर्स होते हैं ना इंटरनेशनल, उसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने जाती एक्सपीरियंसेस लिख दो इस चीज के बारे में। लेकिन हमारा सीएसएस का जो ऐसे का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। उस ऐसे फॉर्मेट में हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिखते। यानी टेररिज्म की अगर बात हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना लास्ट टाइम बम ब्लास्ट हुआ और मेरी नानी उसके अंदर जो है ना वो मारी गई, और वो नानी के डेले वो पड़े हुए थे और हाथ वो पड़े हुए थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस किस्म की इस किस्म की बात वो सैट के पेपर में तो लिखी जा सकती है, लेकिन सीएसएस पीएमएस के एसेज में नहीं लिखा जा सकता। क्रिटिकल कमेंट्री जरूर करें आप, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दें। वो कैसे देना है वो फिर जब ऐसे स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद हेडिंग के बारे में मैंने बोला था कि हेडिंग्स जो होती हैं वो बैन होती हैं। तो 3 हेडिंग सिर्फ दी जाती हैं, जो कि पहली हेडिंग टॉपिक है, दूसरी हेडिंग आउटलाइन है, और तीसरी जो हेडिंग है वो एसे की है। पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग हरगिज हरगिज नहीं देनी। अगली बात, अब ऐसे में बुलेट्स और नंबरिंग का यूज भी नहीं करना। ऐसे एक मुसलसल बयानिया है। आप लोग बेशक जाओ और नेट के ऊपर सर फ्रांसिस बेकन के लिखे हुए ऐसे पढ़ो, तो आप ये चीजें वहां देखोगे, वहां कोई हेडिंग शेडिंग नहीं देते। सर फ्रांसिस बेकन एक मतलब एक बड़े सेलिब्रेटेड एसेइस्ट्स में से एक एसेइस्ट है, जो कि अब एक क्लासिकल ऐसे राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। हाँ, बाज औकात स्टैटिस्टिकल डाटा इस किस्म का आ जाता है कि बुलेट्स और नंबरिंग देनी पड़ती हैं, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है। ये को आर्टिकल या रिसर्च पेपर नहीं है कि जिसके अंदर बुलेट्स और नंबरिंग देनी शुरू कर दें आप। इसमें पैराग्राफ ही अगर एहतियात से लिखे जाएं, उसके अंदर प्रॉपरली वर्ड्स को हाईलाइट किया जाए, तो वही बुलेट्स और नंबरिंग का काम कर लेते हैं। तो मेरी हम्बल ओपिनियन में ऐसे के अंदर जिस तरह हेडिंग्स बैन है, पैराग्राफ के ऊपर हरगिज हेडिंग नहीं देनी है आपने, इसी तरह बुलेट्स और नंबरिंग भी बैन है। अगली बात यह है कि जब आपने प्रूफ रीड करनी है,
बिगनिंग की तो प्रूफ रीड की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि बिगनिंग जो है वो तो मैंने पहले रफ लिखवानी है आपको। तो फिर आपने किस चीज को प्रूफ रीड करना है? एंड को कीजिए, या हर पैराग्राफ की पहली लाइन को प्रूफ रीड कर लीजिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले की साइकी है, एग्जामिनर की ये साइकी है कि वो बिगिनिंग और एंडिंग्स पे ज्यादा फोकस करता है। और ये हमारा जो एटीट्यूड है बिगिनिंग्स और एंडिंग्स के बारे में, ये भी आपने देखा है कि बड़ा एक नेचुरल सा एटीट्यूड है। कोई मूवी हमने देखनी हो, मूवी हम देख रहे हो, तो बिगिनिंग और एंडिंग नहीं भूलती, या इन दोनों में से कोई एक। ह्यूमन लाइफ की बात अगर हम करें तो भी बिगिनिंग्स और एंडिंग्स को याद किया जाता है। ठीक। तो हमारा एक जनरल एटीट्यूड है। तो इसी तरीके से जब आप प्रूफ रीड करो तो भी लाजमन ऐसे की शुरुआत और इख्तिताम को प्रूफ रीड कर लो आप। और टाइम अगर वाफिर बचता है तो हर पैराग्राफ की शुरुआत को प्रूफ रीड करो आप। उसके बाद अगर आपकी मिस्टेक होती है कोई, हाउ टू कट मिस्टेक्स, उसको एक लाइन से काटें, स्ट्राइक थ्रू करें उसे, सिंगल लाइन से, उसके ऊपर गुचमुचु मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 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 करके काटने की जरूरत नहीं। हाँ, जरीन पूछ रही हैं कि भाई प्रूफ रीड जो है वो रफ वर्क में करना है। जब आप ऐसे को देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो बिगिनिंग्स होनी है ना, वो तो आप पहले ही रफ में लिख लोगे ना। तो ऐसे की जो थीसिस स्टेटमेंट है या जो बिगिनिंग है, उसको तो प्रूफ रीड करने की जरूरत है ही नहीं। वो तो आपने पहले रफ में लिखना है, आपने वहीं उसे प्रूफ रीड कर लेना है। लेकिन आपने, क्योंकि जो कंक्लूजन है, अच्छा, एक और तरीका है। कुछ बच्चे, यानी पिछले से पिछले बैच में, उन्होंने ये भी कहा था कि सर हम क्यों ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले ही रफ में लिख लें। खैर, ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना काम है। अगर ऐसा करते हो तो किया जरूर जा सकता है, क्योंकि जो बिगिनिंग है उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट या क्या नाम है, कंटेंशन या इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं, तो वो आप सोच समझ के पहले लिख सकते हो अपना अपना ऐसे बड़ा वेल मैनर्ड तरीके से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन कंक्लूजन उसका कैसा होना है, उसका बहुत ज्यादा आ, हमें गैस नहीं होता। वो ऐसे लिखते हैं तो फिर हमें गैस होता है। बहरहाल, मैं टॉपिक पे जब बहस करना शुरू करूंगा टॉपिक्स पे, तो फिर जरा इस बात पे भी बहस कर लेंगे कि एसेज, ये जो टॉपिक है, इसकी बिगिनिंग एंडिंग कैसे ही होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम क्यों ना बिगिनिंग एंडिंग शुरू में ही लिख लें, यानी रफ में लिख लें, फिर उसे नीट पे उतारें। तो वो भी तरीका ठीक है। बहरहाल, मेरे जहन में कम से कम ये है कि हर पैराग्राफ की पहली लाइन प्रूफ रीड होनी चाहिए, गलती ना हो उसमें। और दूसरी गुजारिश ये है कि बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो प्रूफ रीड होनी चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद
एक मिनट ठहरिएगा जरा। अच्छा जी, अगली गुजारिश ये है कि गैप बिटवीन द वर्ड्स शुड बी द सेम। ये देखें, तो लफ्जों के बीच में जो गैप आप देते हो वो एक जैसा होना चाहिए। अब ऊपर वाली लाइन को देख लो और इस नीचे वाली लाइन को देख लो, किस कदर नामाकूल सी है ये नीचे वाली लाइन। फिर ये है एंगल ऑफ द लेटर्स शुड बी द सेम। लेटर्स जो है वो सेम एंगल में लिखे जाएं, या तो सारे के सारे राइट एंगल पे लिखे जाएं 90 डिग्री पे, या फिर 60 डिग्री पे। अगर टेढ़े मेढ़े एंगल बनाते हो तो ये देखो इस दूसरी लाइन को, किस कदर नामाकूल लाइन है ये। तीसरा कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ द लेटर्स शुड बी द सेम। यानी आप इस ओ को देखो और इस ओ को देखो, दोनों में कितना फर्क है। इस ई को देखो, इस ई को और इस ई को, ये तीनों ईज कितनी डिफरेंट है। तो जिन बच्चों की हैंड राइटिंग का इशू है वो सिर्फ इन तीन चीजों पे काम कर लें। गैप बिटवीन द वर्ड्स, इसका ख्याल किया करें, एंगल एक जैसा रखें, और साइज ऑफ लेटर एक जैसा होना चाहिए। यानी सारे के सारे जो ओज हैं, ईज हैं, एम्स हैं, ये सेम इनकी हाइट होनी चाहिए। अगली गुजारिश ये है कि आपने नया पैराग्राफ कहां से स्टार्ट करना है। मिडल से, मिड से स्टार्ट करना है। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज, मिड से। ये मिड से मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए आपको कि लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। वरना बच्चे एक लाइन छोड़ने की कोशिश करते हैं, या बच्चे एक सिंगल टैब देते हैं और यहां इस जगह से वो पैराग्राफ शुरू करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां से पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप अपना जो हर नया पैराग्राफ है वो मिडल से शुरू करो। मिडल से शुरू करोगे तो इसका फायदा क्या होगा कि पैराग्राफ की जो बिगिनिंग्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगी एग्जामिनर को, और कोई पैराग्राफ छुपेगा नहीं। एक ये गुजारिश करनी थी मैंने। क्या नया पैराग्राफ पर एक लाइन छोड़ सकते हैं? आप बताओ। उसने तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ भी मिडिल से स्टार्ट करना है। इन द मिडल, हर पैराग्राफ मिडिल से स्टार्ट करना है। एक मिनट ठहरो जरा। ये राव खलीक, ये देखो, ये नया आप लोगों के सामने पेज शेयर हुआ है। राव खलीक, ये स्क्रीन शेयर हुई है नहीं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नो। हाँ, अब देखो, नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। तो ना पेज कोई खाली छोड़ना है और ना स्पेस कोई खाली छोड़नी है। तो लिहाजा जरूरत ही नहीं है लाइन छोड़ने की। आप लाइन क्यों छोड़ते हो भला? इस वजह से ना कि अगर आप कोई कोटेशन देते हो तो उसको अच्छे तरीके से देख लिया जाए। या आप लाइन क्यों छोड़ते हो कि आपका पैराग्राफ वाजे होकर सामने आए।
तो इस मसले को एड्रेस करने के लिए, इस इशू को एड्रेस करने के लिए ही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब अपना पैराग्राफ मिडल से स्टार्ट करोगे, पेज के मिड से स्टार्ट करोगे। स्लाइड शेयर हुई है अब? स्लाइड शेयर हुई है दोबारा? जी। तो आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी। फिर बच्चे ये पूछते हैं कि सर, एक पेज में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? देखें, अब इसकी गुजारिश यह है कि एवरी पेज शुड विटनेस अ न्यू पैराग्राफ। हर पेज पे एक नया पैराग्राफ शुरू होता हुआ नजर आना चाहिए एग्जामिनर को। हर पेज पे एक नया पैराग्राफ शुरू होते हुए नजर आना चाहिए एग्जामिनर को। हाँ, आपकी कैसी ही हैंड राइटिंग क्यों ना हो, स्मॉल स्क्रिप्ट है या आपका मीडियम स्क्रिप्ट है या आपका बिग स्क्रिप्ट है, आप इसको छोड़ें। अच्छा, अब अगर आपने कोटेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है? ये देखो अब कोटेशन लिखने का तरीका। ये आपके जो पैराग्राफ है मेन, आपके जो मेन पैराग्राफ है वो ये चल रहे हैं, ये देखो, ये उनका जो साइज है वो ये देखो ये है, यानी जहां आपका हाशिया है। लेकिन आपकी जो कोटेशन है, वो कोटेशन ये देखें कहाँ है, इस जगह पे, यूं। तो जब आप अपनी कोटेशन भी ज्यादा मार्जिन छोड़ के लिखोगे, मैं बिस्किट खा रहा हूं, तो ज्यादा मार्जिन छोड़ के लिखोगे तो भी कोटेशन आपकी उभर के सामने आएगी। ये देखिए, बात समझ लगी? तो जो कोटेशंस हैं आपकी, वो ओरिजिनल पैराग्राफ के साइज से कम साइज की होनी चाहिए। ये देखो, यानी आपने लिखनी ही ऐसे है कि वो उनका हाशिया ही तंग बनाना है आपने कोटेशंस का, अगर आप लिख रहे हो कोटेशंस तो। ये बात समझ आई है आपको? अच्छा, फिर मैंने लिखा है कि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज। अच्छा, अब जो अलाइनमेंट है अपनी, वो लेफ्ट रखनी है। इस बात पे भी जहन में, ये बात भी जहन में रखिएगा कि आपका हाशिया इधर से सेम होना चाहिए। इधर से वर्ड आगे पीछे भी होते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये देखिए, आपने पैराग्राफ को मतलब मुकम्मल करने के लिए यहां इस जगह पे लफ्जों को तोड़ना नहीं है। राइट साइड पे अलाइनमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपकी अलाइनमेंट सेम होती है। यही ब्यूटी है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट की। इसीलिए मैंने आखिर में लिखा है कि डोंट ब्रेक द वर्ड। लफ्ज को नहीं तोड़ना आपने।
बच्चे करते क्या हैं कि यहां पर डैशेस लगा के लफ्जों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि आपने नहीं करना। तो डोंट ब्रेक द वर्ड। उसके बाद है आपने हाईलाइट क्या चीज करनी है। बच्चे हाईलाइटिंग का भी पूछते हैं अच्छा खासा। तो हाईलाइट जो है वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा को नहीं किया जाता। ये मैं आपको बताऊंगा जब ऐसे लिखूंगा कि हाईलाइट। हाईलाइट असल में कीवर्ड्स करने होते हैं, याद रखना। जो आपका टॉपिक होता है ना, उससे रिलेटेड वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जब भी आपके हाईलाइट पे पड़े तो उसका जहन टॉपिक के ऊपर जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप कि नहीं? हम लोग जनरली हाईलाइट कर देते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। हाँ जी तोबा, कोई कोई इशू नहीं है। जो लॉन्ग वर्ड्स हैं इनको पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है। जैसे आपने लिखा है अंडर एस्टिमेट और मल्टीकल्चरलिज्म और कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तो ऐसे वर्ड्स को भी एंड में नहीं तोड़ा जाता। यही तो खूबसूरती है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट की, कि वो कंप्यूटर की तरह जस्टिफाई नहीं करता पैराग्राफ को। वो सिर्फ लेफ्ट पे देखता है कि अलाइनमेंट है कि नहीं है। तू बस समझ आई है बात बेटे? हाँ। अच्छा, अब अगली मैं गुजारिश इस वक्त कर रहा हूं आप लोगों को हाईलाइट की। जनरली हम हाईलाइट क्या करते हैं, कोई तारीख हाईलाइट कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। स्टैटिस्टिकल डाटा हाईलाइट कर देते हैं, डिजिट्स हाईलाइट कर देते हैं। भाई क्यों? भाई वजह क्या प्रॉब्लम है आपको? वो डाटा देखने के लिए तो आपका ऐसे नहीं पढ़ रहा ना, ना ही वो डेटे देखने के लिए आपका ऐसे पढ़ रहा है। तो आप हर उस लफ्ज को पेज में, मतलब हर उस लफ्ज से मुराद ये है कि पेज में कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो पलट पलट के आपके टॉपिक पे जाते होंगे। फर्ज कर लेते हैं कोई टॉपिक उठाते हैं और टॉपिक है नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज अ की टू सक्सेस। नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। फर्ज करें ये टॉपिक है आपका। अब पैराग्राफ में पैराग्राफ में जहां इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स आना शुरू होंगी उसको मैं हाईलाइट करूंगा। इन्फ्लेशन का लफ्ज आएगा तो मैं हाईलाइट करूंगा। स्टैगफ्लेशन का लफ्ज आएगा तो हाईलाइट करूंगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनार्की, इस जैसे वर्ड्स आएंगे तो मैं हाईलाइट करूंगा। यानी नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज अ की टू सक्सेस। मतलब इसका यह हुआ कि हाईलाइट उन वर्ड्स को किया जाता है जिन वर्ड्स का ताल्लुक डायरेक्टली टॉपिक से बनता है, या जिन हाईलाइट करने का मकसद क्या है आप लोगों का बताओ। मकसद यह है कि आप एग्जामिनर को उन अल्फाज पे रोकना चाहते हो। अब खुद सोचो कि एग्जामिनर को किन अल्फाज पे रोकना चाहिए। उन लफ्जों पे रोकना चाहिए कि जिनको पढ़ के उसके जहन में एक रेलेवेंस जनरेट हो। वो सारा ऐसे नहीं पढ़ेगा। ये भी एक बात अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए। हाँ, जरीन पूछ रही है हाईलाइट विद मार्कर। हाँ जी, मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। पहले मैं स्ट्रिक्ट था बहुत ज्यादा कि नहीं, पेन से ही हाईलाइटिंग होनी चाहिए। लेकिन
मार्कर हाइलाइटिंग वाले बच्चे बड़े टिका के कामयाब हुए हैं। नहीं, वो वर्ड मार्कर से ना लिखें मेरे ख्याल में शहला। वो वर्ड मार्कर से लिखोगे ना तो जो नीली रोशनाई का एक मैग्नीट्यूड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पेन से जब लिखा जाता है तो उसका उसका मैग्नीट्यूड, उस लाइन का मैग्नीट्यूड और होता है, और मार्कर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। तो वर्ड मार्कर से ना लिखें। अच्छा, इस तरह करोगे तो फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर आप लोग चेंज करोगे, कभी मार्कर उठाओगे कभी पेन उठाओगे, तो आपका वक्त इसमें जाया होगा। तो बेहतर यह है कि पेन से या बॉल पॉइंट एक ही मीडियम से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तुम लोग कीवर्ड्स को जानते हो ना, ये टर्म जो है कीवर्ड्स की। बताओ। अच्छा, तूबा कह रही हैं, आप बताएं। देखिए, अगर जागन्स रिपीट हो रहे हों तो हर दफा हाईलाइट होंगे? नहीं उजाला बेटे, हर दफा नहीं हाईलाइट होंगे। एक जागन एक दफा हाईलाइट कीजिए और बस। अच्छा, अब तूबा देखो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ अल्फाज बोलता हूं और मुझे बताना कि ये अल्फाज आपको किसी टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं। उर्दू में बोलता हूं। फर्ज करें कि पहला लफ्ज है रात, दूसरा लफ्ज है अंधेरा, तीसरा लफ्ज है बस, चौथा लफ्ज है सुनसान सड़क, पांचवा लफ्ज है बंदूक। बताओ, ये ये किस वाक्य की तरफ आपको लेके जा रहे हैं ये अल्फाज? ये जो इंसिडेंट बता रहे होंगे ये प्लेजेंट होगा या अनप्लेजेंट होगा? राना नासिर कह रहे हैं सिक्स्थ वर्ड चुड़ैल। अच्छा, अनप्लेजेंट होगा। अच्छा, शैला कह रही हैं कि कोई सफर की बात हो रही है और अनप्लेजेंट इंसिडेंट है। अब देखो, तो ये मैंने ये कहानी थी पूरी, ठीक है। ये कहानी ऐसे थी कि बस जो थी वो मुसाफिरों से भरी हुई थी और वो रात का वक्त था और सुनसान सड़क के ऊपर निकली और दाएं बाएं सड़कंडे थे और जंगल भी पास था और वहां पर डाकुओं का ग्रुप रहता था और उन्होंने हमला कर दिया और उन लोगों को भी मार दिया। ये सारी कहानी मैंने बिल्कुल नहीं सुनाई है आपको। मैंने कीवर्ड्स बोले हैं और आपने बताया कि ये कोई अनप्लेजेंट इंसिडेंट है और रात के सफर की ये कोई दास्तान है। यही कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स बोले थे मैंने। इस तरह जो आपका टॉपिक आएगा, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फर्ज करें, तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ में बताओ कौन कौन से वर्ड्स हाईलाइट करोगे? बोलना शुरू करो जरा। अभी तो ऐसे लिख ही नहीं रहे हम, सिर्फ वर्ड हाईलाइट करके बताओ।
फेमिनिज्म उजाला कह रही हैं। और बोलिए। पेट्रियार्की ये भी उजाला कह रही हैं। मिसोजिनी ये तिहामा बोल रही हैं। इक्वालिटी निम्रा कह रही हैं। बोलिए बोलिए। कंपेयर compete, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब देखो, स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट मुनज़्ज़ा कह रही हैं। मेल डोमिनेंस नासिर तूर कह रहे हैं। लिटरेसी काशिफ रजा कह रहे हैं। अब देखो, अब आपने कोई मतलब ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड्स बोलते जा रहे हो। फेमस फेमिनिस्ट्स बिल्कुल ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सिज्म बिल्कुल ठीक है। तो ये हुजूर इस किस्म के कीवर्ड्स जो है ना हम हाईलाइट करते होते हैं, यानी कि उसकी एक ओपिनियन बने कि आपने जो चीज लिखी है वो रेलेवेंस में लिखी हुई है। ये होता है हाईलाइट करने का पर्पस। तो हर स्टैटिस्टिकल डाटा, हर डेट को हाईलाइट नहीं किया जाता। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी। उसके बाद वेयर टू राइट द टॉपिक। शुरू में टॉपिक लिखते हैं ऐसे का, ये मैं बता चुका हूं आपको। फिर आउटलाइन की हेडिंग आती है, फिर ऐसे की हेडिंग आती है। ये अब मैं लिख के बताऊंगा आपको कि ये किस तरीके से लिखनी है। अच्छा। एक गुजारिश और थी, वो ये कि जब आप टॉपिक लिखते हो तो उसमें कौन सा वर्ड कैपिटल होता है और कौन से लेटर कैपिटल होते हैं और कौन से लेटर स्मॉल होते हैं। जब टॉपिक लिखते हो तो उसका पहला जो लेटर है वो तो कैपिटल होगा। अच्छा। फिर जो प्रेपोजिशंस हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं, इन, ऑन, इनटू, अबव, ओवर, अंडर वगैरह। फिर आर्टिकल्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स हम कहते हैं ए को, एन को और द को। अच्छा, एक पहले मेरी बात सुने। आपका जो भी हर्फ स्टार्ट में आएगा ना वो तो होगा ही कैपिटल। ठीक है ना। जहां से आपके टॉपिक का जो पहला जो लेटर होगा वो तो होगा ही कैपिटल, वो बेशक कोई प्रेपोजिशन हो या कोई कंजंक्शन हो या कुछ भी हो। अब हम बात कर रहे हैं कि पहला पहला लेटर आपने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आर्टिकल स्मॉल में लिखे जाते हैं, कंजंक्शन स्मॉल में। कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल दो, इवन दो, व्हेन, वाइल, ये कंजंक्शंस होते हैं। प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं? इन, ऑन, इनटू, ऑन टू, अबव, ओवर, अंडर, बिसाइड्स, बिसाइड, एक्सेप्ट वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स ये भी स्मॉल में लिखे जाते हैं। जैसे कंट्रीब्यूटेड यहां पर मेन वर्ब है और हैस यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हैस स्मॉल। और आओ खलीक कह रहे हैं कि कंटेंट आपका जानदार है, इसके बावजूद भी हाईलाइट हाईलाइट करना जरूरी नहीं है। हाईलाइट का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर की तवज्जो हासिल की जाए, बस। और ये तवज्जो हासिल करने के लिए नंबर खींचने के डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। हाईलाइटिंग इज नॉट अ मस्ट। राव खलीक ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अब
अब मुझे बताओ कि टॉपिक के अंदर कौन से लेटर्स स्मॉल होते हैं। आर्टिकल स्मॉल होते हैं नंबर वन, यानी ए एन और द। प्रेपोजिशन स्मॉल होते हैं, कंजंक्शन स्मॉल होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब जो है वो स्मॉल होते हैं। देखें, ऑन यहाँ पर ओ स्मॉल था, क्यों स्मॉल था? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। हैज का यहाँ पर एच स्मॉल था, क्यों स्मॉल था? कि ये हेल्पिंग वर्ब है। टू का यहाँ पर टी स्मॉल था, क्यों स्मॉल था? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। द का यहाँ पर टी स्मॉल था, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल है। और ऑफ का यहाँ पर ओ स्मॉल था, क्यों भला? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। ये बात समझ आई है? जी हुजूर। तो अफशीन, जी हाँ, तो अफशीन ये जो आप कह रही हो, ये हर जगह पे टाइटल इन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखा जाता है। खा वो टाइटल किसी पोएम का हो, या किसी ड्रामा का, या किसी नॉवल का, या फिर किसी आर्टिकल का। और बाकी हाईलाइटिंग वाली बात आप लोगों ने सही डिस्कस की है। अच्छा जी। और आखिर में एक नोट आप लोगों के सामने है, डोंट लीव एनी डेटा एयरलेस। किसी भी डेटा को लावारिस नहीं छोड़ा करते। किसी भी डेटा को लावारिस नहीं छोड़ा करते, मतलब इसका ये है कि जो चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है, वो कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो कोई हैपनिंग्स हो सकती है, वो किसी की सेइंग हो सकती है, किसी का कोई स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है। यानी जो चीज़ें आप बाहर से लेके आ रहे होते हो, वो तब तक वैलिड नहीं होंगी जब तक आप अपने ज़ाती कमेंट करके उसको जोड़ोगे ना टॉपिक के साथ। अपने स्टांस, आपका जो स्टांस होता है वो टॉपिक के जवाब में एक रिस्पॉन्स का नाम है। योर स्टांस इज अ रिस्पॉन्स। तो जब यूं नहीं है कि ये कोई पिक्चर गैलरी या ये कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना डिफरेंट केस स्टडीज जो है उसको अंधाधुंध मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, या तो डाटा जो है ना वो लिखते जाओ। डाटा लिखो, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, और ना ही ये कर रहा हूं कि केस स्टडी नहीं लिखा करते, लिखो। लेकिन जब तक उसको रिलेट नहीं करोगे, अपने कमेंट्स नहीं दोगे, तो तब तक उसके अंदर रेलेवेंस नहीं आएगी। तो लिहाजा किसी भी चीज को जो आप इंपोर्ट करते हो उसको लावारिस नहीं छोड़ा करते। कोई कोटेशन लिख रहे हो तो कोटेशन पर कमेंट करो। कोई डाटा लेके आए हो तो डाटा पर कमेंट करो, और कमेंट कैसे करो? ऐसा कमेंट करो कि उसका रिलेशन बने टॉपिक के साथ, उसका रिलेशन बने जो टॉपिक डिमांड कर रहा है उसके साथ। ये सारी थ्योरी बोली है अभी मैंने, सारी थ्योरी है। अब कल से इसका प्रैक्टिकल करेंगे स्टार्ट, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या थ्योरी बोली थी। और प्रैक्टिस जो है वो तो करनी करनी। ठीक है जी।